एवं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस परिसर में जहाँ साक्षात विराजमान है आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव वशिष्ठ मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संकल्प समूह प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में, जिनकी चतुर्दिक वर्ती सुमधुर वाणी को सुनकर के आप हम सब अपनी शंकाओं के समाधान तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही वे सारे लोग जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सब का इस मंच की ओर से मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में, इस भाव के साथ कि गुरुदेव हमें इस विद्या प्रमाण गुरुकुल में उपस्थित पाकर के हमारे लिए आशीष की वर्षा करें। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज जिन्होंने गुणायतन में सम्मेश करके गुणायतन में एक ऐसा अद्भुत कीर्तिमान बनाया है जिससे जैन संस्कृति अक्षुण्ण होगी, जहां का अनुभव केंद्र देख करके आप हम नहीं, अभी तो पूरा विश्व दांतों तले अंगुली दबाएगा। वहां पर सहस्कुट जनालय, पंचायत सैनिक का अकृत्रिम चैतन्य वज्र मंदिर एवं साधना बसति का तथा अनेकानेक गुरुदेव की परिकल्पना के वे आयतन जो दुनिया को चकित करेंगे, ऐसे गुरुदेव ने पहली बार भोपाल नगर में, मध्य पूरे भारत के भोपाल नगर में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि प्रथम बार श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल की संस्थापना इनके प्रेरणा से यहाँ पे हुई। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं भोपाल के वे नगर निवासी और वे पूरी कमेटी जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सबको आपके भाग्य की सराहना करता हुए परम गुरुदेव से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के श्रीमुख अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्ण गुरुदेव का आशीष हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। और अब आप सबको लिए चलता हूं सीधे सीधे परम पूज्य दो शिक्षा मत के नहीं बात कर, मैं परम पूज्य गुरुदेव संधान सागर जी पास भी आपको लिए चलता हूं, जिनके श्रीमुख से हमारे नाम उच्चारित होंगे और हम गुरुदेव के श्रीमुख सुन पाएंगे अपनी शंकाओं के समाधान। अतः नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की। आपको वह भी आगे मालूम चलता चला जाएगा। संकट समाधान के आज इस सत्र में अपने बीच में जलगांव से अभिषेक जी, अनिल जी निरखे यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो भारत के तीसरे व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने MS इन वाटर टेक्नोलॉजी इसमें अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आप अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु आपसे हमारी बात हुई थी आरओ पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं उसके बारे में। WHO गाइडलाइंस कहता है कि 500 TDS के नीचे का पानी पीने योग्य है और आरओ से हम उसको 50 से भी नीचे ले आते हैं, जो पीने के लिए एकदम अयोग्य है। और WHO गाइडलाइंस का एक 12वां चैप्टर होता है हेल्थ फ्रॉम डिसैलिनेटेड वाटर्स। तो इसका इफेक्ट सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता, तो अगले बहुत सारे जनरेशंस तक भी आगे जाता है। तो यही मेरा मतलब जब तक सीखा है वही है। आप गुरुवर बताएं इसके बारे में। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया है। मैंने अनेक बार इस मंच से इस बात का उल्लेख किया। पिछले कुछ वर्षों पूर्व इस विषय में एक वीडियो भी जारी हुई जिसमें बताया गया कि आरओ का पानी कितना घातक है
ये कैंसर का भी कारण है। दुर्भाग्य है कि मार्केटिंग के इस दौर में घर घर में आरओ लग गया। आरओ से जल के अंदर रहने वाले जितने भी हमारे उपयोगी तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर में पूरी तरह से मिनरल्स का अभाव हो जाता है, जो किसी भी अर्थ में हितकर नहीं है। 500 TDS तक का पानी पीना चाहिए, कम से कम 200-250 तक तो हो। 50 है तो आपको कमज़ोर बनाएगा। ये आपके लिए अनेक बीमारियों का कारण बनता है, हड्डी की बीमारी और अन्य अन्य इस तरह की बीमारियां इसके कारण हो जाती है। इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए, एक जागरूकता लानी चाहिए। साहब, चूँकि पानी सबको आज के समय में हजम नहीं होता, तो मेरा उन सबसे कहना है कि बरसात के जल को रखें, वो अमृत है। वर्षा जल से श्रेष्ठ कोई जल नहीं। और उसमें एक चूना का पत्थर डाल दीजिए, वो आपके सारे मिनरल्स की पूर्ति कर देगा। लेकिन आरओ तो धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो सभी से कहूँगा, अपने घर के आरओ को एक तरफ कीजिए, अपने घर के बोरिंग या अन्य साधनों के पानी का टेस्ट कराइए। अगर 300-400 TDS तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 को सब नहीं पचा पाते, थोड़ी भारी होता है, और 250-200 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पीजिए। अन्यथा बरसात के जल का संग्रहण कीजिए, वही जल अमृत है, वही आपके लिए उपयोगी है। आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसका खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का ये सबल कारण है, इसलिए हमको इनसे बचना चाहिए और समाज में इस दिशा में जागरूकता लानी चाहिए। चलिए बच्चों, ओम कक्षा शांति। सब बच्चे शांत हो जाओ एकदम। हाँ, मूर्ति बन जाओ, है ना? बिल्कुल। चलिए बोलो मेरा। कक्षा 7 के आर्यांश जैन साडोरा के हैं, जिला अशोकनगर। खड़े हो जाएं। 7 के सब बच्चों को खड़े। 7वीं क्लास के सभी बच्चे एक बार खड़े हो जाएं, ताकि आपको पूरा देश भी देख लेगा। आगे आ जाओ। आर्यांश जैन आगे आ जाए, जो अपना प्रश्न करेगा गुरु चरणों में। दोनों मुनिराजों के सभी हाथ जोड़े। हाँ, दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है और लौकिक शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत अच्छी बात है। देखो, धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा से क्या प्राप्त होता है? लौकिक शिक्षा से जीवन में ज्ञान बढ़ता है और धार्मिक शिक्षा से जीवन का ज्ञान मिलता है। क्या बोल रहा हूं? लौकिक शिक्षा से जीवन में ज्ञान मिलता है और धार्मिक शिक्षा से जीवन का ज्ञान होता है। समझ गए? तो जीवन में ज्ञान की जितनी जरूरत है, उससे कहीं जीवन का ज्ञान भी जरूरी है। समझ गए? इसलिए जीवन में ज्ञान हो और जीवन का ज्ञान हो, दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए। समझ गए? अपने संस्कारों को उज्जवल बनाए रखने के लिए, अपने चरित्र को निर्मल बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है। इसी क्लास में आराध्य जैन भोपाल से है, वे अपना प्रश्न करें। ये भी विद्या प्रसिद्ध विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 7वीं क्लास के छात्र। 7वीं वाले सब इकट्ठे हो जाओ। हाँ चलो ठीक है। करें आराध्य जी। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, तो इस जिंदगी को व्यर्थ ना करके हम ऐसा क्या कार्य करें कि जिंदगी का समय हमारे लिए अच्छा हो? बहुत सुंदर सवाल। जिंदगी बहुत छोटी सी है और हम अपने ज़िंदगी को व्यर्थ ना करते हुए ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हर पल एक बात सोचो कि मेरे पास जीवन छोटा है और छोटे जीवन में मुझे अच्छा करना है। अपने समय का हमें अपव्यय नहीं करना। जब हमारे पास टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम करते हैं ना। तो जो ज़रूरी काम है उस पर फोकस रखो, गैर जरूरी कामों को गौन करो। चलो नमोस्तु महाराज। क्लास भी लिखना था। मनोज के दिन इसी में है, 7वीं में। बस दो ही आगे। अच्छा, 2 ही कर ले। हाँ चलो, आज 2 हो गए। अब 6वीं क्लास के बच्चे खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और 6वीं क्लास का बालक प्रश्न पूछेगा।
हितेश जैन। ओम बोलो, कौन है हितेश? हितेश जैन है, स्थान का नाम भी लिखो और दूसरा बोलो। चलो कोई भी दो बच्चे पूछ लो या तो। बोलो, अपना नाम बोल दो बेटा। हाँ पूछो, नमोस्तु महाराज जी। नाम बोलो। मेरा नाम अनिश जैन है, मैं गौजामा से हूँ। महाराज जी मेरी शंका है कि महाराज जी में 108, माता जी में 105 और भगवान में 1008 क्यों लगाया जाता है? देखो, ये प्राचीन काल में श्री लिखने की परंपरा थी। किस व्यक्ति के आगे कितनी बार श्री लिखें, समझ गए? श्री एक प्रकार के सम्मान का सूचक था और हमारे देश में हर किसी के साथ श्री लगाया जाता था। ध्यान से सुनो, एक बहुत पुराना दोहा मुझे एक विद्वान ने सुनाया था। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को शांत कीजिए, शोर बहुत हो रहा है। उनके माँ बाप से कहना है अपने बच्चों को नियंत्रित कीजिए। थोड़ा वॉलंटियर भी देख लीजिए। उसमें लिखा, श्री लिखिए श्री गुरुन को, सट मुनि रिपु को पुनिचार, दोय पुत्र और मित्र को, पंच भृत्य और नाथ। कि गुरु को अगर श्री लिखना है, लौकिक गुरु को, तो 6 बार लिख। शत्रु को लिखना है तो 4 बार, मित्र और नौकर को लिखना है तो 2 बार, और पंच पुत्र और नार अपने बेटे और पत्नी के लिए लिखना है तो 5 बार। ये परंपरा थी, हमें पंडित जगनमोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने सुनाया था। तो पहले कभी लिख दिया श्री 4, यानी समझ लो ये दुश्मन है। हाँ, तो ये परंपरा थी। तो अब मुनियों के आगे 108 बार, एलक छुला कारिका के आगे 105 बार, और भगवान के आगे 1008 बार। अब तुम्हारा सवाल यह हो सकता है 108 बार ही क्यों? तो मुनियों के ये शोर क्यों हो रहा है? इधर अंदर है कि बाहर की आवाज है? पंडाल के बाहर तो नहीं है। शांत, एकदम शांत। मुंह पे उंगली रखो। एक बार में उधर जो 2-3-4 बच्चे खेल रहे हैं, उनके माँ बाप को बोलो उन्हें संभाले। बच्चों को संभालो, ऐसे नहीं बनेगा। एकदम शांति से, है ना। तो मैं कह रहा था, मुनि महाराज के आगे 108 इसलिए लगते हैं क्योंकि वे 108 प्रकार के पापों को त्यागते हैं, समझ गए? उनके 108 गुण होते हैं, इसलिए मुनि महाराज के आगे 108 लगाते हैं। क्षुल्लक एलक के 105 गुण होते हैं, इसलिए 105 लगाते हैं। भगवान के आगे 1008 इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भगवान के 1008 नाम होते हैं और उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, इसलिए 1008 लगाते हैं। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, आपने बोला था कि 21 तारीख को योगा दिवस मनाएंगे और अब तो छुट्टियां लग गई और सब बच्चे चले जाएंगे, फिर क्या होगा? अभी बता देंगे। किसको करना? चलो एक बच्चा और पूछ सकता है, 6वीं क्लास का। हाँ, पीछे माइक दो उसको। ओ हाँ, बोलो। हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़ो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर की घंटी रात को क्यों नहीं बजाते, और बजाते हैं तो सुबह क्यों बजाते हैं? देखो, घंटी बजती है ना, तो घंटी की आवाज कैसी होती है? होती है। ऐसी आवाज से क्या होता है? सब एकदम सन्न रहते हैं। तो अगर रात में घंटी बजाते हैं तो जो पक्षीगण है ना, जो अपने अपने घोंसलों में सोते रहते हैं, उनको डिस्टरबेंस रहती है। अच्छा, इसलिए जैन परंपरा में रात में घंटी न बजाने की परंपरा है, समझ गए? दिन में वो खुद एक्टिव रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? चलो आओ, हो गया। नेक्स्ट। हाँ, सभी बच्चे बैठ जाएं। अब 11th क्लास 11वीं क्लास के हर्ष जैन बराइटा से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। पूरी 11वीं क्लास खड़ी हो जाए, सभी बच्चे।
हर्षित जैन अपना प्रश्न ओम। सब मौन से बैठेंगे, वही मुख पे उंगली रख ले। हाँ बोलो। मुनिद्वय के चरणों में मेरी ओर से और मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरे गुरुकुल परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मैंने इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के दौरान एक बात सुनी थी कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। चलो माना हमारी आत्मा गुरु है, हम उस गुरु को कैसे पहचानें कि हम मोक्ष जा सके? वो गुरु कैसा है, हम उसे कैसे जान सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आत्मा को जानोगे तो आत्मा के गुरु पने को जानोगे। पहले आत्मा को तो जानो, आत्मा है क्या, समझ गए? बार बार आत्मचिंतन से, अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से हमारे हृदय में आत्मज्ञान होता है। और जब हम आत्मज्ञान के बाद आत्मा में लीन होते हैं तो उस आत्मलीनता के स्थिति में हमारी बाहरी अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं और तब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि खुद को ही खुद का मार्गदर्शक बना लें। फिर हमें किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं होती, समझ गए? स्वस्मिन सदभिलषित्वा, है ना? अपने आप की खुद की इज्जत की अभिलाषा करने के कारण आत्मा एरेव गुरुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु। नमोस्तु महाराज श्री। दभिष्ट ज्ञापकत्वतः, आत्मा ही हमारे अभिष्ट को बताता है। खुद की सत की अभिलाषा, कल्याण की अभिलाषा आत्मा के अंदर है, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु। चलो। स्पर्श जैन, वह भी 11th क्लास में है? नहीं। अच्छा, दूसरा एक कोई भी पूछ ले 11वीं क्लास से। नाम बताओ। ऋतिक जैन। नमोस्तु महाराज जी। कहाँ से आए हो और बताओ? खड़ेरी जलादमोए मध्य प्रदेश। हाँ। महाराज जी, मैंने 6 दाला की तीसरी दाल में पढ़ा है कि जो बहिरात्मा होता है वो करता है कि जो बहिरात्मा देह जीव को एक गिनता है, मतलब खुद शरीर को अपना मानता है। जो बहिरात्मा आत्मा होता है तो वो ऐसा परमात्मा कैसे हो जाता है कि वो अपने शरीर को, मतलब ये आत्मा शरीर को अपना मानना छोड़ देती है? देखो, कभी किसी पानी में कभी लकड़ी के टुकड़े को डालते हुए देखा है ना? तो जब पानी के भीतर लकड़ी का टुकड़ा होता है तो कैसा दिखता है? तैरता है, मतलब अंदर तिरछा दिखता है कि सीधा दिखता है? सीधा, तिरछा। आज प्रयोग करके देखना। पानी में लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो तिरछा दिखेगा, है ना? बाहर निकालोगे तो सीधा। तुम्हें भ्रम हो सकता है, अरे पानी में जादू है, ये लकड़ी तिरछी हो गई। लेकिन लकड़ी तिरछी नहीं होती, तिरछी दिखती है। क्या है? दिखती है। दिखती है। जिसको इस बात का ज्ञान है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानता है, वो कहेगा कि ये पानी तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। लकड़ी तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। जी महाराज जी। दिख क्यों रही है? क्योंकि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती तो तिरछी पड़ती है, तो दिख रही है, तिरछी है नहीं। लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं, वो कहेगा अरे ये तो तिरछी हो गई, है ना? ऐसे ही आत्मा देह रूप दिखती है नहीं। पर अज्ञानी देह रूप दिखने वाली आत्मा को देह स्वरूप ही मानता है, और ज्ञानी देह में रहते हुए भी आत्मा को विदेह, देहातीत मानता है। समझ गए? जी महाराज। तो अलग से कुछ करना नहीं, केवल दृष्टि को परिवर्तित करना है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। समझ गए? जी महाराज जी। नमस्ते। एक बार सभी गुरुकुल के सभी छात्रों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और अब चलते हैं अतिशय जी जैन, सीए, ये अपने विदिशा से अपने बीच में एक और सवाल है, बोलो। हाँ, एक लोकेश का भी है इसमें। विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमने सुना है कि सारे मुनि बनने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होते हैं,
लेकिन सब मोक्ष प्राप्त होते हैं, लेकिन आम लोग मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते क्या? आम लोग मोक्ष को नहीं जा सकते, यही पूछना चाह रहे हो ना? हाँ। देखो भाई, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, आम का छिलका हटाए बिना उसके अंदर की गुठली और रस निकल सकता है क्या? हाँ? नहीं। रस निकालना है तो बाहर के, चलो दूसरा उदाहरण देता हूं, तो आम तो निकाल लोगे तुम। धान का छिलका हटाए बिना चावल निकल सकता है क्या? नहीं। हाँ? छिलका हटाना पड़ेगा ना। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई कि छिलका रहे और चावल आ जाए, नहीं ना। जब तक हम बाहर का त्याग नहीं करते तब तक अंदर की पवित्रता नहीं आती। ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर का त्याग करने से भीतर की पवित्रता आए, पर बाहर के त्याग के अभाव में भीतर की पवित्रता नहीं आती। समझ गए? मुनि बनने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, सब मुनि को मोक्ष नहीं मिलता, पर मुनि बने बिना मोक्ष नहीं मिलता। समझ गए? नमस्ते गुरु। बस अब हो गया। से जैन है यहाँ पर? अब बाद में, अब बाद में थोड़ा समय बचेगा तो और रुको, बैठ जाओ एक बार। हाँ हाँ, अतिशय जी अपना प्रश्न करें। दो मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री कहते हैं प्रगति का पहला नियम है खुद की ओर देखना। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं तो हमारे जीवन में वो सब चीजें घटित होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अतः मेरा प्रश्न है कि खुद की ओर कैसे देखें और खुद को कैसे पहचानें। देखिए, खुद की ओर देखने के लिए दो काम करें। अपना लक्ष्य बनाओ और अपना ही टारगेट बनाओ। खुद को खुद का टारगेट बनाओ, दूसरों को नहीं। जब हम अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा गौण हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम दूसरे को टारगेट करेंगे, वो वहाँ तक पहुँचा तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे कहाँ जाना है, मुझे ये देखना है, अगला कहाँ पहुँचा उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है? नमोस्तु महाराज। अपने बीच में आज श्री प्रशांत जी जैन जो पत्रकार हैं यूएनआई के, उपस्थित हैं यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। सारे पत्रकार और भी पूरे पत्रकार यहाँ पर बंधु आज आए हैं, और आनंद जी जो जी न्यूज अनन्य गुरु भक्त हैं, उनके साथ में और भी कोई आए हों या आने? हाँ ठीक है, तो फिर रुक जाओ। सुनील जी शास्त्री छिंदवाड़ा, वे अपना प्रश्न करें। शॉर्ट में अपना प्रश्न करेंगे, ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं जी। आपका हाँ आज दोबारा नंबर लग गया जी। गुरुवर को कोट सा वंदन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि प्रकृति नियम के हिसाब से बदलती है और हर शब्द और हर वर्ण, अभी मैं था तो मेरे बच्चे ने पूछा ये प्रश्न कि एक सूत्र है पापा जी, मुझे एक पहला अध्याय याद है और उसमें तत्प्रमाणे एक सूत्र आता है। तो गुरुवर मुनिश्री यहाँ विराजमान है, तत्प्रमाणे, तो प्रमाण शब्द का क्या अर्थ होता है उसकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ महाराज जी, कि वो बार बार हमसे पूछ रहा था। मैंने कहा ये महाराज जी से शंका कर लेना, उसी का प्रश्न था ये। तो महाराज जी, तत्प्रमाणे एक सूत्र आया, उसका क्या अर्थ और प्रमाण शब्द का मूल अर्थ क्या होता है वो आज बता दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखियो, प्र यानी उत्कृष्ट और मान यानी ज्ञान, इसका नाम है प्रमाण। एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सही ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। लोक में जो प्रमाण शब्द है वो सबूत के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका क्या प्रमाण है। लेकिन प्रमाण का वास्तविक अर्थ है सही ज्ञान है। समझ गए? तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ये समझ लेना। चल, श्वेता जी श्रृंगी सिलवानी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, और इसके बाद नेक्स्ट
अपने बीच में अनन्य गुरु भट्ट कीर्ति जी जैन दिल्ली। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि जो अभी अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज था वहाँ जैन फूड अवॉइड था, अलाउ नहीं था, तो जो छात्र बाहर खाने गए थे जैन छात्र वो बच गए। पहले तो इस सवाल को संशोधित करो। व्हाट्सएप के समाचारों को प्रमाण मत माना। हम ये सब ऐसा नहीं है कि वहाँ जैन फूड अलाउड नहीं था, वो कॉमन मेस था, वेज मेस नहीं था, वेज नॉन वेज दोनों चलता था, समझ गए? इसलिए जो इससे परहेज करते थे वो बच गए। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में ऐसा प्रचारित किया, मुझे भी बताया, मैंने कहा इसको थोड़ा, यही आपके राजेश जी मड़वैया ने सुबह बताया था, तो मैंने कहा थोड़ा इसका पता करो, ये जो मैसेज आपने पढ़ाया है, मुझे सुनाया है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा फैब्रिकेटेड है। इनने पता करके इन्हीं ने मुझे बताया, थोड़ा खड़े हो जाओ भाई, इन्हीं ने मुझे बताया कि महाराज वो वेज नॉन वेज कॉमन रेस्टोरेंट था, समझ गए? मैस में वेज नॉन वेज दोनों थे। जो प्योर वेज वाले थे वो वहाँ नहीं गए। तो ऐसा नहीं कि जो वेज नॉन वेज है उसमें वेज नहीं मिलता। तो ये कहना उचित नहीं है कि जैन फूड पर बैन था। ये कह सकते जैन फूड उपलब्ध नहीं था, ये कह सकते हैं। बैन शब्द उचित नहीं है। आज तक विश्व में कहीं जैन फूड पर बैन नहीं किया गया। अगर बैन होगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए ऐसे समाचारों को इस तरीके से प्रस्तुत न करें। और एक बात और बता रहा हूँ, इन घटनाओं को, ये बहुत ही दुर्दांत घटना है, दुखद घटना है, और हमें उन सब के प्रति संवेदना और सद्भावना प्रकट करनी चाहिए जिनका ये दुखद अंत हुआ है। उनकी सदगति हो और उनके परिवारों को संबल मिले, ये भावना हमें रखनी चाहिए। गुरुवर, हम लेकिन अपने इस तरह की घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। ये तो संयोग है। अगर योग होगा तो किसी का कहीं भी अंत हो सकता है। हम तुम बैठ के यहाँ धर्म ध्यान कर रहे हैं, कोई भरोसा है क्या? तो इसलिए इन सब बातों को इस तरीके से प्रचारित करके अहिंसा और शाकाहार की तरफ आकर्षित करना मेरी नज़र में बहुत उथलापन है। अहिंसा शाकाहार के प्रति जागरूक करके प्रेरित करें, उनकी संवेदना को जगा करके परिवर्तित करें तो उपलब्धि है। इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं और केवल व्यू करेक्ट गेन करने के लिए इस तरह की बातें करना अच्छी नहीं लगती। चलिए, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें कि वो धर्म के फिर नंबर आएगा। चलो आगे। अपने बीच में डॉक्टर अरविंद जी जैन जबलपुर, जो डोनाइटन ट्रस्टी हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना एक प्रश्न करेंगे। डॉक्टर अरविंद जी तक माइक पहुंचाए। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी। महाराज जी, हमें पता होता है कि हमें गलती नहीं करना है, फिर भी हमसे गलती क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। हमें पता होता है कि हमें गलती नहीं करना, फिर भी हमसे गलती क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि हम अपनी गलतियों के प्रति अवेयर नहीं रहते। जागरूक रहेंगे तो कैसे गलती होगी? समझ गए? देखो, पेपर देते समय गलती करते हो क्या? हाँ महाराज जी, कभी बहुत कम होता है। हाँ, कम होता है ना? यस महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी। अपने टीचर के सामने कोई गलती करते हो? नहीं महाराज जी। क्यों नहीं करते? डर रहता है। डर रहता है ना, वहाँ हाँ। अवेयर हो जाते हैं। भगवान के सामने कभी गलती करते हो? नहीं महाराज जी। क्यों? क्योंकि डर रहता है। तो बस जहाँ डर होता है वहाँ अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस आएगी तो गलती नहीं होगी, और अवेयरनेस नहीं है तो गलती होते रहेगी। इसलिए गलती के प्रति
अवेयर रहने का प्रयास करो। थैंक यू। नमोस्तु महाराज। अब मैं एक ऐसे बालक को बुला रहा हूं जो विद्या प्रमाण गुरुकुल में ही जिसका चयन हुआ और पूरे भारतवर्ष में 2024 बैच में फिजिक्स में जी मेंस में जो पूरे भारत में प्रथम आया, ऐसा बालक संस्कार जैन, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए उसके लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे जबलपुर से अपने बीच में मुक्ता जैन, राहुल जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे ऐसा मेरे भाई जैसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं इस गुरुकुलम में प्रवेश ले पाऊँ, पर फिर भी विद्यार्थी होने के नाते मैं एक आदर्श जीवन कैसे जी सकता हूँ? बहुत अच्छा। फिजिक्स में तुम्हारा आया है कि तुम्हारे भाई का आया है? मेरा है। हाँ, तो महाराज को संशोधित करना चाहिए। हाँ। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि फिजिक्स में टॉप करने वाला बच्चा कॉमर्स में कैसे आ गया। तो कन्फ्यूजन निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ये तो फिजिक्स में 100 मार्क्स 100%, 100 मार्क्स पूरे लाए, बहुत अच्छी बात है। 10th में 12th में नहीं, जेई मेंस में। जेई मेंस, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत अच्छा। और इसके भाई का यहाँ कॉमर्स में आया सिलेक्शन, कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। 7th में, बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा, अब अपना सवाल करो कि एक विद्यार्थी होने के नाते मैं एक आदर्श जीवन कैसे जी सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है। एक विद्यार्थी होने के नाते आदर्श जीवन जीने के लिए 4 बातों को आत्मसात करो। सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलो। विद्यार्थी का पहला लक्ष्य क्या है? पढ़ाई, और पढ़ाई करके एक अच्छे व्यक्ति को बनने के रूप में अपना दो। दूसरी बात, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो। मुझे अपने जीवन में किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा का हनन नहीं करना। ये मर्यादा मेरे धर्म की मर्यादा, मेरे कुल की मर्यादा, मेरे समाज की मर्यादा और मेरे जीवन की खुद की मर्यादा। ये मर्यादा का मुझे किसी भी अर्थ में उल्लंघन नहीं करना। नंबर 3, अपने हृदय को संवेदनशील बना के रखें और प्राणियों के प्रति मन में संवेदना हो, समझ गए? और नंबर 4, धर्म के प्रति श्रद्धा बना के रखो, तो हमारा जीवन आदर्श श्रेष्ठ जीवन बनेगा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जिनका नाम बोल दें वो खड़े हो जाया करें ताकि माइक मार हाँ, पहले और समय बचे। मुक्ता जैन, राहुल जी जैन, जिनका सुपुत्र आगम जैन यहाँ पर गुरुकुल में जिसका द्वय मुनि और ये शिक्षा मित्र के रूप में भी जुड़े हैं। और बिटिया है मुक्ता जो सिद्धार्थ जी जैन, सतना पंडित सिद्धार्थ जी जैन की। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और सम्मान के लिए विनीत जी गोदा और अनुभव जी सराफ, अध्यक्ष महामंत्री श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, वहीं पहुंच जाएं और उनका सम्मान कर दें। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं, ये विद्या मित्र के रूप में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़े हैं। मुक्ता, अपना प्रश्न करें। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु रमो लोए सव्यसाउड़म। महाराज जी, क्या हमारे आज के विशुद्ध परिणाम पूर्व के जो हमारे पाप है उनका प्रक्षालन कुछ हद तक करते हैं क्या? और जिस प्रकार मैंने बचपन से आपको आइकॉन माना है, क्या मेरा बेटा भी आपको आइकॉन मान के कुछ बन सकता है? मेरे बहुत विचार है इस बार। बहुत सुंदर है। देखो, आज के विशुद्ध परिणाम अतीत के पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं क्या? निश्चित कर सकते, बल्कि हम वर्तमान पुरुषार्थ से ही अतीत का अंत करते हैं। अतीत तो व्यतीत हो गया, अब उसका अंत तो हमें वर्तमान में ही करना होगा। तो हम वर्तमान पुरुषार्थ से ही अतीत का अंत करते हैं। इसलिए आज खूब भाव विशुद्धि के साथ जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा अतीत का अंत होगा। जहाँ तक सवाल है कि मैं आपको आइकॉन मानती हूँ, मेरा बेटा भी माने, मैं तो कहता तेरा बेटा आइकॉन बन जाए, इससे अच्छा महाराज जी। ऐसा महाराज जी, मैं चाहती हूँ ये धर्म की भी, गुरुओं की हमेशा रक्षा करे और कल्याण करे। बहुत सुंदर, बहुत नमोस्तु महाराज जी। चलो वहीं विनीत जी और अनुभव जी सराफ जी वहाँ पे सम्मान कर रहे हैं और आप लोग जोरदार तालियों से विकास अनुमोदना कर रहे हैं। और विकास जी और रवि जी मड़वाइया भी वहाँ पर उपस्थित हैं।
मैं अब आवाज दे रहा हूँ श्री प्रशांत जी जैन, पत्रकार UNI, और साथ में आनंद जी जैन, जी न्यूज भोपाल। वे अपना प्रश्न और भी जो आ गए उपस्थित हो गए हो तो वे उनके साथ में हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। मंच पर विराजमान दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि गुणायतन परिवार की ओर से विद्या प्रमाण गुरुकुलम का प्रवेश महोत्सव यहाँ आयोजित किया जा रहा है कल से, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपके द्वारा अनेक अवसरों पर बताई जा चुकी हैं। फिर भी महाराज जी, मेरी कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाह रहा था। महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था ये गुरुकुल की क्या अवधारणा है और भारतीय संस्कृति में गुरुकुल कितने पुराने रहे हैं। आप थोड़ा फिर से बोलो, हम व्यस्त थे। हाँ जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम की शुरुआत होने जा रही है, कल से प्रवेश उत्सव की शुरुआत है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और महाराज जी, मैं इस संबंध में ये जानना चाह रहा था कि गुरुकुल की क्या अवधारणा रही है और आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में इसके जो भी गुण विशेष रहते हैं उनको हम कैसे समावेश कर रहे हैं। और इसका जो एक और बात महाराज जी कही जाती है कि जो आधुनिक शिक्षा है हम इसको इग्नोर करके आज के पीढ़ी को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, तो इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरुकुल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं महाराज जी, और इसमें प्रवेश की प्रक्रिया को लेके अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है, कृपया इन पर प्रकाश डालिएगा महाराज जी। नमोस्तु महाराज। देखिए, गुरुकुल की अवधारणा भारत की बड़ी पुरातन अवधारणा है और मौलिक अवधारणा है। भारत में ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरु को चुना गया है, और एक परंपरा थी जब राजा महाराजा के बेटे हों या सेठ साहूकारों के या साधारण, सबके बच्चे घर से बाहर जाकर गुरुकुल में ही पढ़ते थे। वो विद्या अर्जन के योग्य होते, उन्हें गुरुओं के पास जाकर गुरुओं के आश्रम में अध्ययन करना होता था। एक समय था जब भारत में शिक्षा की सारी व्यवस्था निःशुल्क हुआ करती थी। वहाँ किताबें नहीं पढ़ाया जाता था, केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, वहाँ उन्हें जीवन की सीख दी जाती थी। और वहाँ से वे पढ़कर नहीं निकलते, पक कर निकलते थे, अनुभव संपन्न होकर निकलते थे, और वे कला गुणों में संपन्न होकर आते थे। उसका ये सुपरिणाम था कि भारत में कभी कोई याचक या भिखारी या बेरोजगार नहीं रहता था। अंग्रेजों ने हमारी इस व्यवस्था को खंडित किया, और 1856 के बाद जब हमारे गुरुकुल प्रणाली को प्रतिबंधित किया गया और अंग्रेजों के द्वारा मैकाले द्वारा संस्थापित नई शिक्षा नीति हम पर थोप दी गई, तब से धीरे धीरे भारत का पतन होना शुरू हो गया। उसका ही कुपरिणाम है कि आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की भरमार है। पटवारी और प्यून जैसे लोगों की अगर कोई नौकरी की जगह निकलती है तो उसमें PhD धारक लोग एप्लीकेंट बन जाते हैं। ये आज युग की विडंबना है। हमारी जो पुरातन परंपरा थी वो अपने आप में अद्भुत थी, और उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को कोई नकार नहीं सकता। वर्तमान संदर्भ में गुरुकुल नष्ट हो गए, गुरुकुलों का नाम भर रह गया, लेकिन हम चाहते उसी अवधारणा को पुनर्जीवित किया जाए। कुछ जगह ऐसे गुरुकुल चल भी रहे हैं जो हमारे पुराने अवधारणा के अनुरूप चल रहे हैं, तो हम गुरुकुलों को पुनर्जीवित करने का उपक्रम करें, प्रयास करें। यहाँ पर जो गुरुकुलम है ये विशुद्धतया गुरुकुलम की प्राचीन अवधारणा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो आधुनिक शिक्षा दी जाएगी सेज इंटरनेशनल स्कूल में, पर इन बच्चों को यहाँ एक परिवेश दिया जाएगा जिससे वे पुरातन और आधुनिक दोनों में तालमेल बना करके जी सके। हालांकि मेरा मानना है
कि अगर आज के समय में गुरुकुल की पुरानी अवधारणा को जागृत किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए और पुरानी शिक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी और भाषा को और जोड़ दिया जाए तो हमारे बच्चे आज पुरातन शिक्षा से और ज़्यादा अधुनातन बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उससे बच्चों में मूल्यपरक शिक्षा और बोध प्रकट होता है। तो उसी अवधारणा के साथ, लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी गुरुकुलम है, बच्चे यहाँ रह कर के पढ़ेंगे, छात्रावास में रहेंगे, इन्हें संस्कार मिलेंगे, भारतीय संस्कारों के साथ इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और ये बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक यहाँ के चयन की प्रक्रिया का सवाल है तो ये बड़ी पारदर्शी व्यवस्था रही। यहाँ एक भी विद्यार्थी को किसी के रिकमेंडेशन पर स्थान नहीं मिला। मैंने इन लोगों से साफ बोल दिया था कि मैं तो किसी को रिकमेंड करूँगा ही नहीं, किसी के रिकमेंडेशन को स्वीकार मत करना। जितने बच्चे आएंगे वे सब अपने मेरिट पर आएंगे। 1462 बच्चों में से 180 का चयन हुआ, उनमें से कुछ रह गए बेचारे जिनके भाग्य खराब थे, उनमें से चुनने के बाद भी रह गए। आज ही एक सज्जन कह रहे थे, बोले अब जो रह गए वो रह गए, अब जो आ गए हैं वो आ गए हैं। इस वर्ष फिर भी थोड़ी ज़्यादा संख्या है 6वीं और 7वीं में, अगले वर्षों से तो ये भी नहीं रहेगा। अगले वर्ष से केवल 6वीं में बच्चों को प्रवेश मिलेगा और वह भी उनकी संख्या अभी तक मेरे विचारों अनुसार केवल 30 होगी। एक क्लास में 30 बच्चे हैं और हम 30 के 30 बच्चों को परिपक्व बनाएंगे। पूरे देश भर से छट करके 30 बच्चे आएंगे और ये एकदम पारदर्शी व्यवस्था होगी, इसलिए इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। संपूर्ण शिक्षा बच्चों के प्रतिभा के ऊपर है, वो मेधावी बच्चे हैं, इनको निःशुल्क नहीं एक प्रकार से स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और गुणायतन ने ये बीड़ा उठाया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। आनंद जी जैन जी न्यूज अपना प्रश्न और कीर्ति जी जैन तैयार रहे, उसके बाद में सुदर्शन जी पिंडरी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुकुल प्रवेश महोत्सव की कल हम लोग सभी बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं कल के प्रोग्राम को लेके। तो आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, जो बाकी भोपाल शहर के लोग हैं वो भी उस चीज़ से अवगत हों कि कल क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, कल का दिन एक नए इतिहास की शुरुआत है। कल प्रातःकाल गुरुकुल प्रवेश महोत्सव है। स्थापना तो अक्षय तृतीया के दिन हो गई, लेकिन कल बच्चे पहले दिन पहली बार विद्यालय जाएंगे और वो योजना बनाई गई। तय कार्यक्रम के अनुसार कल से विद्यालय शुरू होना था। आज कुछ बच्चे आए, बोले महाराज सेज इंटरनेशनल से मैसेज आ गया कि 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए मौसम की प्रतिकूलता देखते हुए, गर्मी देखते हुए छुट्टी एक्सटेंड कर दी गई। अब वो 23 तारीख से विद्यालय खुलेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन हमने कहा अपना कार्यक्रम जो तय है वो तय है। कल बच्चे सब विद्यालय जाएंगे और बड़े महोत्सव पूर्वक विद्यालय जाएंगे। सभी जाएंगे। प्रातःकाल शुरुआत 5:20 से भगवान के अभिषेक पूजन से होगी और उसके उपरांत इन बच्चों को का सत्कार किया जाएगा। एक छोटा सा भावना योग होगा, इनके लिए एक संदेश मिलेगा और एक संकल्प विधि को संपन्न करेंगे। ये सारा कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटे 5:20 से 7 बजे तक का कार्यक्रम है, उतने कार्यक्रम में संपन्न होगा और उसके बाद सब बच्चों को यहाँ से बाजा गाजा के साथ विद्यालय भेजा जाएगा। और वहाँ सेज वालों ने भी कहा है कि भले हमारी छुट्टी है, लेकिन इन बच्चों के स्वागत के लिए सेज का पूरा प्रबंध वहाँ खड़ा रहेगा और वो इन सब का स्वागत करेंगे। ये व्यवस्थाएं हो गई। अब रहा सवाल आगे की क्या व्यवस्था हो। छुट्टियां तो हो गई,
अब ये लोग तय कर ले क्या करना है। दूर से आए हुए लोगों को बार बार बुलाना तो अच्छा नहीं है। अगर उनके माँ बाप चाहे बच्चों को ले जाना तो बात जुदी है, नहीं तो दूर वाले यहीं रहे और बच्चों को छोड़ दे। बार बार माँ बाप को आने की ज़रूरत नहीं। पास वाले अगर घर जाना चाहे तो वो सुविधा दी जा सकती है, एक व्यवस्था है। मौसम की प्रतिकूलता 2 दिन से थी, लेकिन आज तो मौसम भी बहुत मेहरबान है। लग ही नहीं रहा है कि गर्मी है, पर प्रशासन है, प्रशासन ने अपना निर्णय लिया है तो उसके अनुरूप सबका पालन करना है। कल सभी को इसके साक्षी बनना चाहिए और समय पर उपस्थिति देकर इसका लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं क्षमा के साथ कुछ यहाँ बोलना चाह रहा था। हमारे बीच में श्री देशदीप सक्सेना जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी अभी जस्ट पधारे हैं, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत विभिन्न समाचार माध्यमों में रह चुके हैं। तो मैंने उनसे अभी सवाल का भी आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जस्ट आया हूँ महाराज जी। इसके बावजूद यदि देशदीप जी आप कोई सवाल करना चाहते तो मेरे ख्याल से महाराज जी की आपको अनुमति रहेगी। बाद में थोड़ी देर समझ लेने दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अपने बीच में कीर्ति जी जैन दिल्ली से और उनके साथ में कांता जी जैन भी हैं, जो वैयावर्ती में भी बहुत लाभ लिए। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सुदर्शन जी पिंडरई तैयार रहे कुछ घोषणाओं के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, जब हम प्रत्याख्यान करते हैं तो स्वयं को कुछ आत्म सुझाव देते हैं और कुछ वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा बनते हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पर गुरुदेव, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं, वो भी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनता है। पहले एक बात इससे अच्छे से अपने मन में बिठाल दीजिए कि इन सब का संबंध केवल सबकॉन्शियस माइंड से नहीं। हमारा विज्ञान बहुत आगे है। विगत दिनों मैंने भावना योग के शिविर में इन सब बातों पर बहुत विस्तार से कहा है। हम जो पाना चाहते, जो हम देखना, जो होना चाहते, उसे हम बार बार दोहराएं। बार बार दोहराने से हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं, मस्तिष्क की संरचनाएं बदल जाती हैं। और जब मस्तिष्क की संरचनाएं बदल जाती है तो हमारा माइंड वैसा काम करने लगता है। तो सब चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड से मत जोड़िए। पर गुरुदेव, वो जो न्यूरल पाथवे बनता है वो लगातार कुछ चीजें बार बार देखने से या हाँ, वही बोल रहा हूँ। वो आप सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, लेकिन ये और उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो वो चीज़ें अपनी जगह है, हम अपने माइंड को ट्रेंड करें। और जो चीज़ें हम बार बार दोहराते हैं तो साइंटिफिकली कैसे काम करता है हमने बहुत विस्तार से इनका विवेचन किया है। आपने उन्हें सुना है, एक बार दोहरा लीजिए, लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। सुदर्शन जी पिंडरई वे आज अपनी घोषणा कर रहे हैं। आज गुरुदेव के मानस चित्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से संबद्ध हुए हैं श्रीमान अमित जी, श्वेता जी सिंघई, अभिषेक सिंघई, सिलवानी रायसेन से शीघ्रता से आ जाएं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुरुकुलम के अध्यक्ष श्रीमान विनती गोधा साहब, मंत्री श्रीमान अनुभव जी सराफ एवं श्रीमान सुबोध जी निगम, नगर निगम आ जाएं सम्मान करने के लिए शीघ्रता से। और तैयार रहें श्रीमान दिनेश जी, शशांक जी, नर्मता जी जैन, शुद्धात्म शरण जैन, आरा भोजपुर बिहार से आ जाएं शीघ्रता से गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए, आशीष प्राप्त करें। आपने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य तो किया ही है, साथ ही इसके संवर्धन के लिए आपने अपने भावों को संजोया है, व्यक्त किया है। बहुत बहुत अनुमोदना। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ विराजमान हैं। मैं कहूँगा आपसे कि आप गुणातन के इस गुरुकुलम के संवर्धन के लिए यदि आप शिक्षामित्र के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें और जीवन को धन्य करें। आपकी तालियां निरंतर इनके सत्कार के लिए निरंतर बजती रहनी चाहिए। आरा वाले श्रीमान शशांक जी, नमता जी आ जाएं शीघ्रता से। शशांक जी, नमता जी जैन, शुद्धात्म शरण जैन, आरा भोजपुर बिहार नहीं है। करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। प्रश्न पूछो।
हाँ, एक बार जोरदार ताली। देखिए बंधुओं, आगामी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है, विश्व योग दिवस। सब लोग चाह रहे थे कि उस योग दिवस को हम कहाँ मनाएं। भाई सुबोध जी की तो बहुत व्यापक तैयारी थी, लेकिन सब बातों को देखकर, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं, पिछली बरस आप लोगों ने बहुत मेहनत की पर पानी ने पानी फेर दिया, तो इस बार ऐसा तय किया है कि इस बार के विश्व योग दिवस के दिन का योग इसी प्रांगण से संपन्न होगा। भावना योग यहीं से होगा और उसका सीधा प्रसारण होगा, और उसी टाइम पर अमेरिका सहित कई देशों के लोग भी साथ साथ भावना योग करेंगे। उन सबका मानस है और उसका समय रहेगा ठीक 6:30 से भारतीय समय अनुसार 6:30, ठीक है। 6:30 से हमारा ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक का चलेगा। 1.5 घंटे में योग करके, सारा प्रयोग करके सब पूरा करेंगे, जिसमें भावना योग भी होगा और भावना योग के संदर्भ में आवश्यक व्याख्यान भी होगा। ये सूचनाएं आप सब तक पहुंचा दें। भोपाल के लोग तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पांडाल है, सारी सुविधा है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए ये निर्णय हमने लिया है। लोग चाह रहे थे शहर में इसको करने का, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं अपेक्षित होगी और पानी के आगे दिक्कत आ जाए तो दिक्कत है। इसलिए ये कार्यक्रम आज से अब बिना संशय के आप फैला दें और यहाँ पूरा भोपाल उमड़े, सभी लोग आए, जैन अजैन सबको एक साथ जोड़कर सब लोग उस दिन भावना योग संपन्न करेंगे। बच्चे भी जो यहाँ रहेंगे वो भी करेंगे और बड़े भी करेंगे, सब मिलकर करेंगे। अपने बीच में देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल के, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अब वहां तक माइक पहुंचे तब तक मैं भी अपनी बात बोलूं कि पूज्य महाराज श्री जी की जो भावना योग पर 3 पुस्तकें अभी आपके सामने आ चुकी हैं। भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग, वहां माइक पहुंचाई जल्दी से, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान, भावना योग नकारात्मकता का हल, ये तीनों पुस्तकें आपको यहाँ काउंटर पर उपलब्ध है। मुनि प्रमाणसर.net और प्रामाणिक ऐप पर भी ये उपलब्ध है। आप उन पुस्तकों को अवश्य अपने ले, और 1 से अधिक पुस्तकें भी आप उसमें बुक कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं, खुद पढ़ें, औरों को पढ़ाएं और इसका लाभ सभी के लिए मिले, इसी भावना के साथ में। हाँ बोलिए। महाराज जी प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उस 2 हिस्से हैं उसमें, एक प्रश्न में ये जो अभी जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है उसमें जैन बालकों के लिए स्कॉलरशिप है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अगले वर्ष से क्या बालिकाओं को भी ये सुविधा उपलब्ध होगी, और दूसरी चीज़ ये कि क्या नॉन जैन या अजैन जो कम्युनिटी है, क्या उनको भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा? अभी प्रारंभिक रूप में केवल जैन बालकों के लिए है, बालिकाओं और अन्यों के लिए आगे विचार किया जाएगा। अभी शुरुआत है, पेड़ लगा है, बढ़ने दीजिए, जैसे जैसे बढ़ेगा सबको छाया मिलेगी। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बैठे रहिए, बैठे, आरती भक्ति होगी उसके बाद बैठिए बैठिए अभी।